हेलो एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिलेशनशिप। टीपी एपी और एमपी का आपस में क्या रिलेशन है। पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन। आप थोड़ा सा टॉपिक हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। कल हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। फिर हमने पढ़ा था कि सेकंड स्टेज आती है और सेकंड स्टेज पर जो है वो तेज़ी से बढ़ती है, वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। और फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है जब टीपी जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है। यानी कि पहले फर्स्ट स्टेज आती है जब टीपी इंक्रीज होती है, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है और उसके बाद टीपी गिरनी शुरू हो जाती है। उसके क्या कारण हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीज क्यों होता है? जब हम फिक्स फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं तो शुरू में फिक्स फैक्टर्स से वेरिएबल फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता है और उसकी वजह से हमारी टीपी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू होती है। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी टीपी भी बढ़ती जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर, जब वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ लेबर, तो जो वर्कर्स है उसका स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवाइडिंग द वर्क डिवाइडिंग अ वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ लेबर। जब मजदूरों की कार्यकुशलता के हिसाब से हमारा काम बटा हुआ होता है तो मजदूर की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला प्रोडक्ट ओरिएंटेड और दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या है? द होल वर्क डन बाय सिंगल लेबर, जब सारा ही काम एक मजदूर के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि खेती के अंदर या हलवाई का जो काम होता है, हलवाई अपनी मिठाई जब बनाता है तो वो खुद ही चाशनी बनाएगा, खुद ही मावा तैयार करता है और उसके बाद सारे काम वो खुद ही करता है, तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया। हालांकि जो वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है वो अलग अलग जगह से लेता है, लेकिन मिठाई बनाने का सारा काम उसके द्वारा ही किया जाता है। अब अगर प्रोसेस ओरिएंटेड हम देखें तो प्रोसेस ओरिएंटेड वो कंडीशन है जिसमें वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल सेगमेंट्स। जब प्रोड्यूसर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है तो वो प्रोसेस ओरिएंटेड डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, डिफरेंट वर्क डन बाय डिफरेंट लेबर, अलग अलग काम अलग अलग मजदूर करते हैं, विच कॉजेज स्पेशलाइजेशन, और उससे उनके काम में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ड्यू टू दिस एमपी इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आता है तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जो है वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज होगी एंड प्रोड्यूसर विल गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, कि जब टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और उसके साथ ही प्रोड्यूसर को इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स मिलेगा। देन सेकंड है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। ड्यू टू बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट्स। जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो लेबर कम होते हैं और फिक्स फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर जब वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है तो उससे हमें टीपी जो है वो हमारी इंक्रीज होती है और हमें इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न्स टू फैक्टर मिलता है। तीसरा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक प्रोडक्ट का एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता,
इसीलिए जैसे जैसे हम किसी फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. मोर एंड मोर ऑफ वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर्स. एक फैक्टर की जगह पर दूसरे वेरिएबल फैक्टर को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते. आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. सपोज कि किसी प्लांट में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मशीन्स की जरूरत है, लेकिन मशीन बढ़ाने की बजाय अगर प्रोड्यूसर लेबर को इंक्रीज करता है तो वो मशीन का इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा. बियॉन्ड अ लिमिट, तो एक ऐसा समय आएगा इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के. एक ऐसा समय आएगा जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्क अपने प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा और उससे एमपी जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी. रिक्वायरमेंट मशीन की है, हम यूज कर रहे हैं लेबर को, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी एमपी जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी. मोर एंड मोर फैक्टर्स कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर्स एज परफेक्ट एज फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. तो एक फैक्टर का सब्स्टिट्यूट दूसरा फैक्टर नहीं होता है, वेदर दैट इज वेरिएबल और फिक्स. तो जब ज्यादा से ज्यादा एक ही फैक्टर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, एक ही फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो वो दूसरे फैक्टर का इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है. और एक लिमिट के बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हैंस एमपी फॉल्स. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन. इंक्रीज्ड एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर with the fixed factor beyond a point crosses the ideal factor. Increased application of the variable, जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन होता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि एमपी गिरना शुरू हो जाती है. ये हमारी सेकंड स्टेज होती है. जब टीपी इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है तो एमपी हमारी गिरनी शुरू हो जाती है. जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में सही कॉम्बिनेशन नहीं होता है, when increase application of the variable factor with the fixed factor beyond a point crosses the ideal factor ratio. एक जब हम वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक वो टाइम पीरियड आता है जब हमारे वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो ओवर यूटिलाइज, ओवर क्वांटिटी में आ जाते हैं और आइडियल फैक्टर रेशियो जो है वो खत्म हो जाता है. इफ द आइडियल कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब, और अगर आइडियल कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो एमपी फिर से गिरनी शुरू हो जाती है. देन नेक्स्ट है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. जब हम प्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं तो हम मिनिमम लेबर वेरिएबल फैक्टर लेते हैं. जैसे कि अगर 5 हेक्टेयर जमीन के ऊपर एक लेबर को हम लगा रहे हैं तो हम फिक्स फैक्टर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. अगर हमने वेरिएबल फैक्टर या लेबर को बढ़ाकर 1 की बजाय 7 कर दिया या 8 कर दिया तो उससे हम 5 एकड़ लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन जब हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं फैक्टर्स का तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है और हमारी एमपी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है. आफ्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जब हम फिक्स फैक्टर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, तो अगर वेरिएबल फैक्टर की ज्यादा यूनिट्स ऐड की जाएंगी द फिक्स फैक्टर गेट ओवर यूटिलाइज, तो फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाएगा and will give less than proportionate returns as a pressure now being felt on fixed factor. The fixed factor get overutilized, तो जो हमारा fixed factor है वो overutilize हो जाएगा और will bring less than proportionate return, और proportionate return जो है वो हमारा कम होगा as a pressure now being felt on fixed factor, और ये इफेक्ट डालेगा हमारे फिक्स फैक्टर के ऊपर और हमें कम रिटर्न मिलेगा.
जब हम फिक्स फैक्टर को ओवर यूटिलाइज करते हैं, यानी कि फिक्स फैक्टर के ऊपर हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो एक समय के बाद वो आइडियल रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी और ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारी फिक्स फैक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर असर आएगा और हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। ये हमारी थर्ड स्टेज होगी। नाउ let us start relationship between TP and MP. First of all, we will draw the diagram. OX एक्सिस के ऊपर हम लेबर को ले रहे हैं और OY एक्सिस पे हमारी TP और MP है। हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज पे हमारा AP जो है वो कर्व हमारी अंदर की तरफ है, फिर बाहर की तरफ हमारी कर्व निकल रही है। A फर्स्ट स्टेज, B सेकंड स्टेज, ठीक है। MP इंक्रीज हो रहा है पहले इंक्रीजिंग रेट से और उसके बाद MP हमारा डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में TP इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन इट इज इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट और TP मैक्सिमम पॉइंट पे आके TP हमारी गिरनी शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP? जब MP बढ़ रही होती है तो TP हमारी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। जब MP हमारी बढ़ रही होती है तो TP हमारी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही होती है। जब हमारी TP डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है तो हमारी MP जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है। जब TP डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करती है तो MP हमारी गिरनी शुरू हो जाती है। When TP increases at diminishing rate, MP decreases. Then when TP is maximum, जब TP हमारी मैक्सिमम होती है तो MP हमारी जीरो होती है। जब TP हमारी मैक्सिमम है तो MP हमारी जीरो है। जब TP गिरनी शुरू होती है तो MP हमारी नेगेटिव में हो जाती है। When TP starts falling, MP is नेगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, MP derived from TP. MP derived from TP because TP is the summation of MP. TP is the summation of MP. इसका फार्मूला आपको याद होगा, हमने किया था TP is equal to sigma MP. क्लियर है? पहला, when MP rises, TP rise at increasing rate. When MP, जब MP गिरती है तो TP इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है। जब TP नेगेटिव होती है तो MP हम जब TP गिरती है तो MP हमारा नेगेटिव हो जाता है। नाउ वी विल डू द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। अब हम AP और MP का रिलेशनशिप करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे TP और MP और AP का। ये देखिए, ये हमारा MP है और ये AP। OX फैक्टर के ऊपर हमने लेबर को लिया है और वो OY फैक्टर पे हमने AP और MP को लिया है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है आपके पेपर में। रिलेशनशिप क्या है? AP और MP दोनों को ही हम TP से काउंट करते हैं बिकॉज AP इज इक्वल टू TP अपॉन L। L वेरिएबल फैक्टर है। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन L वेरिएबल फैक्टर और हम गए लेबर। MP इज इक्वल टू TP nth माइनस TP nth माइनस 1। MP इज इक्वल टू TP nth माइनस TP nth माइनस 1। सेकेंड पॉइंट, व्हेन AP राइजेस, जब AP बढ़ रही होती है तो MP भी बढ़ रही होती है। जब AP बढ़ रही होती है तो MP AP से ग्रेटर होती है। याद रखिएगा, जब AP बढ़ रही होती है उस समय MP AP से ग्रेटर होती है। When AP is maximum, जब AP मैक्सिमम होती है
तो एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब एपी मैक्सिमम होती है तो एपी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। एमपी कट्स एपी, एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर काटता है। जब एपी गिरनी शुरू होती है तो एमपी उससे स्मॉलर होती है। व्हेन एपी फॉल्स एमपी इज लेस देन एपी, एमपी इज लेस देन एपी। और लास्ट, एमपी कैन बी जीरो और नेगेटिव। एमपी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एपी कभी भी जीरो नहीं होती है, भी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट जो है वो हम चाहे डिक्रीजिंग रेट से हमारा बढ़ रहा है लेकिन टोटल प्रोडक्शन होता ही रहता है। तो एवरेज प्रोडक्शन भी जो हमारा है वो चलता ही रहेगा। टोटल प्रोडक्शन अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, अगर लॉस होगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। इट इज अकॉर्डिंग टू टीपी।